हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को मेरे चैनल में पुनः स्वागत है। छात्रगण, पिछले क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 पालमपुर गांव की कहानी के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे और उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे अगला प्रश्न कहाँ तक हो गया था। छात्रगण, आप लोग को मैं क्वेश्चन नंबर 19 तक करवा दिया था। आज 20 से हम लोग करेंगे। छात्रगण, ध्यान से देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को पहले आप लोग बनाइएगा, उसके बाद ही मैं जवाब दूंगा और ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। छात्रगण, क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए होमवर्क छोड़े थे कि 2 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करने वाले कितने परिवार पालमपुर में है। तो कितने ऐसे परिवार है आप लोग को बताना था, इसका होमवर्क था। तो जिसका आंसर जो है वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 60 परिवार। अगला क्वेश्चन छात्रगण, पालमपुर में काम करने वाले कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्य में लगे हैं। यानी कि इसमें बताना है कि पालमपुर में जो काम करते हैं, जो गैर कृषि कार्य है। गैर कृषि मतलब कृषि छोड़ करके जितने भी लोग हैं काम करते हैं उसको बोलते हैं गैर कृषि। तो बताना कितना प्रतिशत गैर कृषि कार्य है। ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 75%। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी 25%। अगला क्वेश्चन छात्रगण, जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं। जीविका मतलब वही काम करने के लिए। ऑप्शन ए 2, 6, 11, 20। इसका सही जवाब है 2। जीविका चलाने के लिए 2 कार्य किए जाते हैं, एक कृषि कार्य और दूसरा गैर कृषि कार्य। अगला क्वेश्चन छात्रगण, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से पालमपुर के लोग किस निकटवर्ती बड़े गांव को दूध बेचते हैं। यानी कि पालमपुर के लोग जो है सो कौन सा बगल गांव में दूध बेचता है। तो ऑप्शन ए पीतमपुरा, सिलीगुड़ी, ऑप्शन 3 शाहपुर, ऑप्शन डी रायगंज। तो जब चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग पालमपुर गांव की कहानी, जिसमें रायगंज का नाम जरूर आया होगा छात्रगण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रायगंज। अगला क्वेश्चन, कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन, ये सब कौन सा क्रिया में आता है। कृषि संबंधित काम, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन, खनन, ये सब कौन सा काम होता है। ऑप्शन ए चतुर्थ क्रिया, ऑप्शन बी तृतीय क्रिया, ऑप्शन सी द्वितीय क्रिया, ऑप्शन डी प्राथमिक क्रिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्राथमिक क्रिया। इसका सही जवाब है छात्र, क्योंकि ये सभी कार्य जो है प्राथमिक क्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे छात्रगण कि निम्न में से कौन सा अधिक श्रम आधारित क्षेत्र है। सबसे अधिक श्रम कहाँ पर होता है। इसका सही जवाब है कृषि। अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई थी। आधुनिक की सबसे पहले कहाँ हुआ। ऑप्शन ए पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इस बिल्कुल सही जवाब छात्रगण। क्वेश्चन नंबर 27, 1960 की हरित क्रांति किससे जुड़ा हुआ था। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे हरित क्रांति के बारे में। तो किससे जुड़ा हुआ था हरित क्रांति। दूध उत्पादन से नहीं, मत्स्य विकास से नहीं, वृक्षारोपण से नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए HY बीजों के प्रयोग से। चलिए, बहुत अच्छा छात्रगण, इसी तरह से आप लोग बने रहेंगे, फिर आप लोग क्वेश्चन आगे मिलेगा। देखिए छात्रगण, अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं। श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब क्या, कौन सा श्वेत होगा। श्वेत किससे संबंधित है। दूध उत्पादन से, फलों की खेती से, या मछली पालन से, या फूलों की खेती से। तो इसका सही जवाब है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है और हरित क्रांति गेहूं और चावल के उत्पादन से संबंधित है। अब इसको याद कैसे करेंगे। श्वेत क्रांति दूध से, दूध भी श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, तो मतलब वाइट, तो दूध भी वाइट और श्वेत मतलब वाइट। तो इसका आंसर होगा दूध उत्पादन। ये है तरीका। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी। कब हुआ था हरित क्रांति। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है छात्रगण, इसको ध्यान से सुनेंगे। इसका सही जवाब है 1960 के दशक में हरित क्रांति आया था। अगला क्वेश्चन, रायगंज पालमपुर से कितनी दूरी पर है। तो रायगंज जो गांव है वो पालमपुर से कितना दूर है। ऑप्शन ए 3 किलोमीटर, ऑप्शन बी 10 किलोमीटर, ऑप्शन सी 30 किलोमीटर,
ऑप्शन डी 5 किलोमीटर। तो सही जवाब है छात्रगण ऑप्शन ए 3 किलोमीटर। जिनका जिनका जवाब 3 किलोमीटर है वो बिल्कुल सही छात्रगण। अगला क्वेश्चन, क्या हरित क्रांति हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया? मतलब जो हरित क्रांति हुआ सो उसके कारण हम लोग आत्मनिर्भर बने खेती के मामले में, बने कि नहीं बने? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन सी कभी कभी, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो इसका सही जवाब है हाँ। हरित क्रांति के बाद हम लोगों ने अनाज उत्पादन करना अच्छे से सीख लिया, वो भी बड़े पैमाने में। अगला क्वेश्चन है छात्रगण कि भारत की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं? यानी कि भारत में कितना परसेंट लोग जो है सो गाँव में रहते हैं? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 50% और ऑप्शन डी 90%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 75%। अगला क्वेश्चन, मदर डेयरी कहाँ की एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है? मदर डेयरी, ये डेयरी दूध से संबंधित है, ये कहाँ पर बनाया गया है संस्था? ऑप्शन ए गुजरात, दूसरा पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी दिल्ली। सही जवाब है ऑप्शन डी दिल्ली। ऑप्शन डी दिल्ली सही जवाब छात्रगण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक गतिविधि है? आर्थिक गतिविधि मतलब जिस काम को करने से हमें धन की प्राप्ति होती है वही आर्थिक गतिविधि है। तो ऑप्शन ए अपने घर पर नर्स का काम, अपने घर में नर्स का काम करेंगे तो इससे तो आर्थिक गतिविधि नहीं होगी, इससे पैसा नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी स्कूल में शिक्षक का कार्य, ऑप्शन सी अपने घर में डॉक्टर का काम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी स्कूल में शिक्षक का कार्य। इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाएंगे छात्रगण, देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन नहीं हो सकता है, उसको पहले छाट देंगे, उसको पहले क्रॉस कर दो। जैसे लिखा हुआ ऑप्शन है घर पर नर्स का काम, तो घर का कोई भी काम करेंगे तो हमको धन मिलेगा नहीं। अपने घर में काम करने से क्या पैसा मिलेगा? ऐसा थोड़ी है काम करेंगे घर में तो बोले पापा आज हम बहुत काम किए, हमको पैसा दीजिए, मेरा मंथली इनकम चालू कर दीजिए। और अपने घर पर डॉक्टर काम, अपना घर पर डॉक्टर काम करेंगे, जैसे अपने परिवार का इलाज अगर हम लोग खुद करेंगे, अगर डॉक्टर रहेंगे तो हम अपने परिवार से पैसा नहीं लेंगे। तो इसका सही जवाब है स्कूल में शिक्षक का कार्य। स्कूल में जब टीचर पढ़ाएंगे तो उन्हें पेमेंट मिलेगा, सैलरी मिलेगा, तो ये हो गया आर्थिक गतिविधि। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या कहते हैं? आप लोग अच्छे से याद होगा कि एक साल में एक से ज़्यादा फसल उगाया जाता है किसी खेत में, तो उसे क्या कहते हैं बताना आप लोग को। ऑप्शन ए फसल चक्र प्रणाली, ऑप्शन बी उत्पादन की उन्नत प्रणाली, ऑप्शन सी नवीन कृषि प्रणाली, ऑप्शन डी बहुविध फसल प्रणाली। इसका सही जवाब है छात्रगण ऑप्शन डी बहुविध फसल प्रणाली। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। औजार मशीन भवन आदि को क्या कहते हैं? औजार मशीन भवन को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए उत्पादन, उत्पादक, अस्थाई पूंजी या अस्थाई पूंजी। तो औजार मशीन भवन ये जो है ये अस्थाई पूंजी है, क्योंकि ये हम लोग बार बार नहीं खरीदते हैं। अस्थाई पूंजी दो प्रकार का होता है, एक अस्थाई पूंजी, एक कार्यशील पूंजी। अस्थाई पूंजी मतलब कि जो है कि एक बार अगर हम उसमें पूंजी लगा दिए तो परमानेंट हो जाता है। और कार्यशील पूंजी मतलब होता है कि उसमें हम लोग को डेली लगाना पड़ता है। जैसे अगर जैसे किसी का होटल है, उसमें कोई चाय बेच रहा है, तो ये चाय बेचने के लिए दूध चाहिए, चीनी चाहिए, तो डेली खरीदना पड़ेगा, तो इसी को बोलते हैं कार्यशील पूंजी। लेकिन वही होटल में जो दुकान है, जो काउंटर है, चूल्हा है, टेबल बेंच है, ये बार बार नहीं करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं अस्थाई पूंजी। तो औजार मशीन भवन जब एक बार लग गया तो लग गया, तो ये हो गया परमानेंट, तो इसको बोलते हैं अस्थाई पूंजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अस्थाई पूंजी। अगला क्वेश्चन देखें छात्रगण, भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा कारक क्या है? भूमि के बाद दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है सो बताना है। अगर कोई चीज़ का हम लोग उत्पादन करना है तो पहला तो भूमि चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? दूसरा है श्रम, क्योंकि जब तक मजदूर ही नहीं रहेगा तो हम लोग कोई चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। खेती करना है तो भूमि तो है, लेकिन भूमि हो जाने से खेती थोड़ी होगा, उसके लिए आदमी लगाना पड़ेगा काम करने के लिए, तो दूसरा है श्रम। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, हरित क्रांति का संबंध है। हरित क्रांति किससे संबंधित छात्रगण? ये क्वेश्चन कितना बार आ चुका है हरित क्रांति? ऑप्शन ए खाद्यान्न यानी कृषि के उत्पादन से संबंधित है, कि बिजली के उत्पादन से संबंधित है, कि दूध उत्पादन से संबंधित है, कि मत्स्य पालन से संबंधित है। ये क्वेश्चन इतना बार पढ़ चुके हैं, ये अब पूछिए नहीं छात्रगण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरित क्रांति, यह कृषि से संबंधित। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, निम्न में से कौन सा कार्यशील पूंजी उदाहरण है? कार्यशील मतलब अभी बताए थे, कार्यशील मतलब जो हम लोग को डेली खरीदना पड़ता है,
तो ऐसा कौन सा चीज़ डेली खरीदना पड़ता है, परमानेंट नहीं है? आप लोग बताना है। ऑप्शन ए औजार, दूसरा नगद पैसा तथा कच्चा माल, तीसरा भवन और मशीन। देखिए कौन नहीं हो सकता, 100 पहले सोचिए। ऑप्शन डी बोल रहा है मशीन, तो मशीन बार बार थोड़ी खरीदेंगे, एक बार खरीदा गया। ऑप्शन सी भवन, भवन भी परमानेंट बन जाता है। और ऑप्शन ए औजार, औजार मतलब वही बड़ा बड़ा मशीन, तो ये सब परमानेंट है। तो नगद पैसा और कच्चा माल ये आते जाते रहता है, ये परमानेंट नहीं है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नगद पैसा तथा कच्चा माल। चलिए देखिए छात्रगण, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना। छात्रगण क्वेश्चन ध्यान सुन लीजिएगा। निम्न में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? कौन सा गैर कृषि क्रिया है, मतलब कृषि से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए खेतों की जुताई करना, ऑप्शन बी सिंचाई करना, ऑप्शन सी फसल की देखभाल, और ऑप्शन डी खाद एवं बीज की बिक्री करना। तो आपको बताना इसका सही जवाब क्या है, आप लोग को कमेंट करना छात्रगण। जो भी जिनका भी सही जवाब होगा उनका नाम हम लिखेंगे, जो भी पहले कमेंट करेंगे छात्रगण। और आप लोग के साथ में ये भी लिखिएगा आप लोग कहाँ से हैं और आप लोग का नाम क्या है। ठीक है छात्रगण, आज के लिए इतना ही। ये है 40 महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर 1 का, पालमपुर गांव की कहानी। अगर आप लोग इतना कर लेंगे तो इस चैप्टर 1 से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा छात्रगण। ध्यान दीजिएगा छात्रगण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इतना पढ़ लिया तो समझो कि चैप्टर 1 छूटने वाला नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद छात्रगण।